हेलो गाइस, वेलकम टू द स्विच केमिस्ट्री। मैं हूं शुभम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज पूरा बेसिक्स हम पूरा पढ़ेंगे और इस बेसिक्स में लगभग बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी जो मोस्टली आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, चाहे वो जैम हो या DU एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या BHU हो या फिर CU CET हो। सभी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बेसिक्स से आते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बेसिक्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे और बेसिक क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं उससे आप आंसर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे पहले माइंड में यही क्वेश्चन आता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम समझते हैं क्या होता है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक, एक टेक्निक है। कोई भी आपके पास अगर सैंपल आता है, अब उसमें आपको पता करना है कि यह कौन सा, ये क्या है। बेसिकली कंपाउंड है तो कंपाउंड में क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई नमक भर के दे दिया किसी सैंपल में, अब आपको पता लगाना है कि आपको पता नहीं है ना कि वो नमक है या नहीं है। अब आपको पता लगाना है, तो ये टेक्निक होती है। इस टेक्निक के ज़रिए आप ये पता लगा लोगे कि ये नमक है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो ठीक है, हमारे लिए यूज क्या है, हमें ये समझ में आ गया। अब ये भी पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी, देखिए कैसे इसका यूज़ होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका जो सैंपल है, सैंपल में हम लाइट का इंटरेक्शन करवाते हैं। लाइट का इंटरेक्शन होता है सैंपल के साथ और हमें कुछ आउटकम रिजल्ट्स मिलते हैं। और आउटकम्स रिजल्ट्स से हमें पता चलता है कि सैंपल में क्या चीज़ थी, सैंपल किस चीज़ का था, हमें आउटकम से पता चलता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप लाइट का इंटरेक्शन करवाते हो सैंपल से, तो हमें कुछ आउटपुट डाटा मिलता है। हम उस डाटा के ज़रिए हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारे पास सैंपल में क्या था। ठीक है, अब देखिए, अब जब बात इसमें आई है कि लाइट बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। लाइट का बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं बिल्कुल उतना ही शेयर करूँगा, उतना ही बताऊँगा जितनी आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले हम लाइट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, लाइट तो नॉर्मली जो आप देखते हैं वही है लाइट, है ना। जो सन से जो लाइट आ रही होती है, वाइट लाइट, है ना, तो वो ही लाइट है। वाइट लाइट जो सन से आती है वो वाइट लाइट। ठीक है, अब जो सन से आने वाली लाइट में जो आप तक पहुंचती तो सारी हैं, लेकिन जो आप तक पहुंचती है और आपको दिखती है उससे हम विजिबल लाइट बोलते हैं, है ना। जो लाइट आपको दिखती है उसे हम विजिबल लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी और बहुत सारी इसमें लाइट्स होती हैं जो इनविजिबल होती हैं, जो दिखती नहीं हैं बट वो होती हैं, है ना। बहुत सारी इसमें लाइट्स होती हैं जो इनविजिबल होती हैं, जो हमें नहीं दिखती हैं। अब वो कौन सी लाइटें हैं, हम सबको सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा थोड़ा जितना हमारा ज़रूरत है हम उतना पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अब एक चीज़ और पहले समझिए कि लाइट जो है, जो और जितनी सारी लाइट जो मैंने बोला जो नहीं दिखती हैं, उस लाइट में और इस लाइट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जितनी भी लाइटें हैं तो इन सबको एक स्पेक्ट्रम में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कि जितनी भी सन से आने वाली लाइटें हैं, कुछ विजिबल होती हैं जो हमें दिखती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो इनविजिबल होती हैं। सबको एक स्पेक्ट्रम में बांट दिया गया है, सबका एक स्पेक्ट्रम बनाया गया है। उस स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ये समझिए कि लाइट को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कैसे पता चलता है कि कौन सी लाइट है। तो हम इसको समझते हैं
कि हम लाइट को डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय दियर वेवलेंथ्स। सभी को पता है कि लाइट इज़ अ वेव। लाइट इज़ अ वेव। जब लाइट वेव है तो वेव की वेवलेंथ होती है। वेव की वेवलेंथ होती है। और जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने बांटा है, तरह तरह की इसमें लाइट हैं, जिसमें तरह तरह की वेवलेंथ की लाइटें होती हैं जो सन से आती हैं। सभी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइटों का अलग अलग यूज़ होता है। बात को समझिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हर लाइट का, हर जितनी भी वेवलेंथ की लाइट हैं, सबका अलग अलग यूज़ है। ठीक है, वेवलेंथ से हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया है। वेवलेंथ को और थोड़ा सा हम समझें तो वेवलेंथ आपकी होती है दो, अगर आपकी वेव है तो ये आपका, अगर आपकी ऐसी वेव अगर जा रही है, ये ऐसी साइन वेव कहलाती है, ये साइन वेव। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप ले लो, या फिर क्रेस्ट से क्रेस्ट का आप डिस्टेंस ले लो, मतलब ऊपर पीक का पीक डिस्टेंस ले लो, ये आपकी वेवलेंथ कहलाती है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा कई जगह आपको लाइट्स के केस में आपको लैम्डा के टर्म्स में चीज़ें दी हुई होंगी, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में चीज़ें दी हुई होंगी, एनर्जी के टर्म्स में चीज़ें दी हुई होंगी। तो आपको घबराना नहीं है, तीनों लगभग वेव को ही दर्शाती हैं, तीनों वेव को एक्सप्लेन करने के लिए ही यूज किया जाता है। आप सिर्फ एक चीज़ पकड़िए और कहीं भी कोई भी चीज़ है उसको तुरंत कन्वर्ट करिए। अब क्वेश्चन ये आएगा, कन्वर्ट कैसे करें? तो एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छा आपके दिमाग में, और आपने पढ़ा भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला डिराइव किया गया है, E=H/nu या फिर E=hc/λ। हमेशा इस फॉर्मूले को दिमाग में रखें और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में वैल्यू दी रही हो या फिर एनर्जी के टर्म्स में वैल्यू दे रही हो या फिर लैम्डा के टर्म्स में वैल्यू दे रही हो, आप कहीं परेशान नहीं होंगे। सिर्फ आप एक वैल्यू पकड़ के चलिएगा कि मुझे लैम्डा, मान लीजिए आपने लैम्डा चूज कर लिया वेवलेंथ, तो आप हमेशा फोकस्ड रहिएगा कि सिर्फ मुझे लैम्डा में आप हमें वैल्यू को स्टडी करनी है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देता है तो आप सीधे उसमें से आप सी लैम्डा करके आप C/λ करके आप लैम्डा वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो ये आपका बेसिक्स ये हो गया, जो कि वेवलेंथ का हो गया। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जानने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए, जो मैंने आपको बताया, सन से आने वाली लाइट में एक लाइट जो हमें विजिबल होती है उसे हम विजिबल लाइट बोलते हैं, और बहुत सारी ऐसी लाइट्स होती हैं जो इनविजिबल होती हैं और उनका बहुत ज़्यादा ब्रॉड उनका यूज़ है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हम सभी वेव्स को, जितने भी होती हैं, लगभग मोस्टली वेव्स को यहाँ पर डिस्कस करा गया है। देखिए, सबसे पहली वेव जो आपकी आती है वो देखिए, इन वेव्स को अलग अलग तरीके से लोग अरेंज करके अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको मैंने बोला आप लैम्डा में आप स्टडी करिए सारी चीज़ों का, बहुत इजी होता है। तो मैं यहाँ पर लैम्डा के ही ऑर्डर में हमने यहाँ पर जितनी भी वेव्स हैं उनको हमने स्टडी करना है। तो सबसे हम स्टडी करते हैं पहले सबसे ज़्यादा जिसकी लैम्डा वैल्यू है, हम सबसे पहले उस वेव्स को स्टडी करेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा लैम्डा होता है रेडियो वेव का। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, रेडियो वेव्स का लैम्डा मतलब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद सेकंड आता है माइक्रोवेव, थर्ड आता है इंफ्रारेड, चौथा आता है विजिबल में भी आपको पता है कि विजिबल में एक स्पेक्ट्रम इसका अलग होता है जो हमें दिखाई देता है, उसी को हम बोलते हैं विबग्योर। इसका एक अलग स्पेक्ट्रम है, इसको हम बाद में डील करेंगे। फिर विजिबल लाइट से थोड़ा कम लैम्डा जिसका होता है वो होता है अल्ट्रावायलेट का। उससे भी कम जो लैम्डा होता है वो एक्स रेज का होता है, और सबसे कम लैम्डा गामा रेज, और भी
सबसे कम और भी इससे कम भी लेमडा की आपके वेव्स होती हैं, जैसे कि कॉस्मिक रेज वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरी बात, सिर्फ आपको एक परसेप्शन बनाकर चलना है, आपको हल्के से दिमाग में चीज़ें रख के चलनी हैं कि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको तो ये नॉलेज होगा ही, आपने 9th 10th में ही कवर अप करा होगा। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर टाइम, कितनी बार आपकी जो वेव है वो ऑसिलेशन कर रही है पर सेकंड, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये इन्वर्स ऑफ द लेमडा, इन्वर्स ऑफ द वेवलेंथ होती है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेमडा के। मतलब क्या है कि अगर इस साइड हम लेफ़्ट से राइट तरफ मूव करने में अगर लेमडा डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू याद रखिए, आप फ्रीक्वेंसीज़ के टर्म्स में चीज़ें याद रखिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी में आंसर पूछ रहा होगा और अल्टीमेटली आपको लेमडा वैल्यू दे रहा होगा। तब आपको ये समझना होगा कि हाँ, फ्रीक्वेंसी और लेमडा आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कहीं पर आपको ये डाउट आ जाए कि गामा वैल्यू की लेमडा तो कम होती है, और कहीं पर अगर आप ऐसे फंस जाए कि फ्रीक्वेंसी हाई होती है। हाँ होती है, क्यों? क्योंकि जिसका लेमडा सबसे कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगा, जिसका लेमडा सबसे कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगा, क्योंकि लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, ये वाला डाउट क्लियर हुआ? ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? उम्मीद करता हूँ हो गई होंगी। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लिया। ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, अब भैया अब आप पूछोगे ठीक है आपने स्पेक्ट्रम बता दिया है ना कि कहाँ से लेमडा ज़्यादा होता है, किसका लेमडा कम होता है। आपने ये नहीं बताया कि इनका स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो बच्चों, मैं आपको सब चीज़ डिटेल में पढ़ाऊँगा आज, चूँकि इंट्रोडक्शन पार्ट है तो आपको मैं सिर्फ हल्का हल्का आपको नॉलेज दे रहा हूँ। हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनका यूज कहाँ है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे हाई वेवलेंथ वाली वेव का, उसका हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहाँ पर यूज़ है। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स, जिसकी सबसे ज़्यादा लेमडा होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इसका हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहाँ पर यूज़ है। उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मज़ेदार आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मैं इसको आगे डील करूँगा, बहुत ही वाइड इसका यूज़ है, एक्सटेंसिव यूज़ है। एक आपको बड़ा यूज़ बताता हूँ, जो आपका MRI मशीन होती है, हाँ MRI मशीन, उसमें आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल लागू होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो लागू होता है। तो रेडियो वेव्स का मैंने आपको यूज़ बताया, रेडियो वेव्स का मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहाँ पर यूज़ होता है मैंने आपके साथ ये शेयर किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने रेडियो वेव्स का पढ़ लिया, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है। अब इसके बाद लेमडा सबसे हाई था, अब इसके बाद लेमडा थोड़ा सा कम होगा। लेमडा अब कम होगा तो लेमडा कम होके हम आते हैं माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव की स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से ही एक स्पेक्ट्रोस्कोपी जानी जाती है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से ही स्पेक्ट्रोस्कोपी जानी जाती है, या फिर हम इसी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ है? आप पूछेंगे इसका यूज कहाँ है, तो बच्चों इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने रोटेशंस होते हैं। आपको पता होगा, आपने अगर इक्विपार्टीशन थ्योरी पढ़ी है तो
आपको ये समझ में आता होगा, आपको ये पता होगा कि जब कोई मॉलिक्यूल एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है तो सबसे पहले उसमें मॉलिक्यूल्स में सबसे कम एनर्जी का ट्रांसलेशन होता है। उस ट्रांसलेशन के बाद थोड़ा सा एनर्जी हाई होती है। हर मॉलिक्यूल के हर एटम्स पंखे में जिस तरह 3 पंखियाँ घूमती हैं बिल्कुल सेंटर एक्सिस के अकॉर्डिंग, उसी प्रकार जिस प्रकार पंखे में सेंट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग तीनों पंखियां घूमती हैं, उसी प्रकार मॉलिक्यूल में भी सेंटर एक्सिस के चारों तरफ मॉलिक्यूल्स के एटम्स में रोटेशन होता है, उसी प्रकार एटम्स भी घूमते हैं। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा उसी रोटेशन को स्टडी करती है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, समझिए बात को, कि जब हम एम्प्लॉय करते हैं तो उन्हीं रोटेशंस का डाटा देती है, हमें उन्हीं रोटेशंस के बारे में बताती है। ठीक है। और फिर इक्विपार्टीशन को मैं भी यहीं पर रोक रहा हूँ। आपको इतना अभी समझ में आ जाना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करता है तो वो रोटेशन करता है, तो उसी रोटेशन को स्टडी करने के लिए हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। ठीक है। अब हम थर्ड इसके आगे मूव करेंगे, वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर जहाँ पर इंफ्रारेड आपकी वेव यूज़ हो रही हो, उस यूजिंग वेव के जरिए जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो सब समझिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम फिर से पुनः इक्विपार्टीशन थ्योरम पर चलते हैं। जब कोई सब्सटेंस या कोई मॉलिक्यूल जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कुछ ट्रांसलेशन करता है, कुछ रोटेशन करता है। ट्रांसलेशन से थोड़ा ज़्यादा एनर्जी होती है रोटेशन की, और रोटेशन के बाद वह करता है वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन की एनर्जी ट्रांसलेशन और रोटेशन से भी ज़्यादा होती है। यस, आपकी जो वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन से भी ज़्यादा होती है। और मॉलिक्यूल जब एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब करता है तब करता है वाइब्रेशन, और मॉलिक्यूल की इन्हीं वाइब्रेशंस को स्टडी करने के लिए इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होती हैं इन्हीं वाइब्रेशंस को स्टडी करने में। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को, और फिर जब हम इंफ्रारेड ये वेव यूज़ करते हैं इस वाइब्रेशन को स्टडी करने में, तब हम इसको बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। होप आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ गई है। अब हम आगे मूव करते हैं। विजुअल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। विजुअल लाइट जो हमें विजिबल होती है, अल्ट्रावायलेट विजिबल नहीं होती है। तो इन दोनों को हम एक साथ स्टडी करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से हम इन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का कहाँ पे यूज़ आता है, कहाँ पे इसका काम है? इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम होता है, देखिए मैंने आपको इक्विपार्टीशन थ्योरम बताई कि पहले मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन होता है थोड़ा एनर्जी पर, उससे ज़्यादा एनर्जी पर रोटेशन होता है, उससे ज़्यादा पर वाइब्रेशन होता है, और उससे भी ज़्यादा अगर एनर्जी मिल जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है। हाँ गाइस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है। कैसे, देखिए देखते हैं। हल्का सा आपको नॉलेज दूंगा इस बारे में, बाकी हम सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, अब अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेबल अपने ऑर्बिटल्स पर अगर प्रेजेंट हैं तो एनर्जी ऑक्यूपाई करके ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, या फिर हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसी को बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को करवाता है कौन? यूवी और विजिबल रेंज की वेव्स, मतलब जो हमें जो दिखती हैं, जो हमें विजिबल, जो सन से आने वाली रेज जो हमें विजिबल होती हैं, इन्हीं वेव्स का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। इसका भी इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही ब्रॉड यूज़ है। आप जब हम इसे स्टडी करेंगे तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद ये एक्स रेज, गामा रेज, इनका भी ये क्या करती हैं, सीधे न्यूक्लियस पर पेनिट्रेट कर जाती हैं।
न्यूक्लियस पर पेनिट्रेट कर जाती हैं। अभी हम अपने स्तर पर इनकी स्टडी नहीं करेंगे। ये बहुत ही हाई रिसर्च टॉपिक्स पर हाईली, आप जब मास्टर्स के बाद पीएचडी वगैरह कर रहे होगे तब इन चीज़ों को आपको स्टडी करने को मिलेगा। ये क्या करते हैं कि आपके मटेरियल में, आपके सैंपल में ये वेव्स पेनिट्रेट कर जाते हैं और आपके न्यूक्लियस तक पहुंच जाते हैं और न्यूक्लियस में आपकी खलबली मचा देते हैं। तो इन वेव्स को हम स्टडी नहीं करेंगे हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के कोर्स में। हमारे जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं इन सेक्शन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं सामान्यतः, तो हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए फिर स्पेक्ट्रम हो गया है, अब हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोमीटर। हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, जिस एक प्रकार से एक मशीन होती है। इस मशीन में हम अपना सैंपल एक क्यूवेट नाम की एक सैंपल वो होती है, मतलब एक छोटी सी वो होती है, जैसे आपके वो होते हैं ना छोटी छोटी ग्लास ट्यूब्स होती हैं, उसी प्रकार की एक क्यूवेट एक ग्लास ट्यूब ही होती है। ग्लास ट्यूब ये स्पेशल मटेरियल्स की बनी हुई होती है, सिलिका वगैरह की बनी हुई होती है, बहुत महंगी आती है। इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये एक भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। ये जितनी भी लाइट आपकी एब्जॉर्ब करेगा सैंपल, बस उतनी, बाकी सारी रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो ये क्यूवेट का यूज़ होता है अपने सैंपल रखने में। और स्पेक्ट्रोमीटर आपकी एक मशीन होती है जिसमें आपकी ये सैंपल रखा जाता है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए समझाता हूँ कहाँ पर क्या है, क्या चीज़ इसमें आपको समझनी है, क्या नहीं समझनी है। देखिए ये आपका लाइट सोर्स होगा, इसमें आपको तय करना है कि कौन सी लाइट यूज़ होगी और ये आप तय करेंगे कि आपको कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी करवानी है। मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन को स्टडी करना है तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कराएंगे। उसके लिए हम इंफ्रारेड रीजन की जो वेवलेंथ की जो वेव होगी वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। और भी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो भी कराएंगे उसी के करस्पॉन्डिंग हम वेव की वेवलेंथ सेट करेंगे या फिर वेव्स की लाइट लेंगे यहाँ पर लाइट सोर्स में, और यहाँ पर उसकी वेवलेंथ सेट करेंगे, लेमडा फिक्स करेंगे। मोनोक्रोमेटर का मतलब होता है कि आपको लेमडा फिक्स करना है। मोनोक्रोमेटर का मतलब होता है किसी वेव की वेवलेंथ फिक्स करना है, आपकी वेवलेंथ फिक्स हो जानी चाहिए। ये मोनोक्रोमेटर का काम होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी ये क्यूवेट जो मैंने बताया मशीन में आपको जो सैंपल रखना होता है, तो ये आपका क्यूवेट में आपका सैंपल होगा। ठीक है, सैंपल होगा। ठीक है, अब इसके बाद सैंपल आपने रख दिया, इसके बाद आपका ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी जो लाइट होगी वो आपने यहाँ पर सैंपल में आके टकराएगी और सैंपल को जितनी एब्जॉर्ब करनी होगी सैंपल उतनी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी लाइट ट्रांसमिट कर देगा। और ट्रांसमिट लाइट को स्टडी किया जाएगा इन फोटो रजिस्टर, इन चीज़ों को इतना हमारे लिए महत्व नहीं है। और हमें आउटपुट कुछ डाटा मिलेगा। अब ये डाटा कैसे मिलता है, क्या मिलता है, कितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है, कितनी ट्रांसमिट होती है, इन सबको स्टडी करा जाता है लैम्बर्ट बियर्स लॉ के थ्रू। कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, कितनी लाइट ट्रांसमिट करेगा, और जितनी लाइट ट्रांसमिट करेगा उसके वर्सेस कितना हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ के थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि हाँ क्या सैंपल है। तो उसके लिए हमारे लिए जो यूज़ होने वाला जो लॉ है वो है लैम्बर्ट बियर्स लॉ। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पर, तो इस टॉपिक को बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। इसको बोलते हैं लैम्बर्ट बियर्स लॉ और ये लॉ ये है।
लॉ का जो फॉर्मूला है वो ये है, एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। ये है आपका एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस मतलब जो आपने सैंपल रखा उसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब करी, वो आपका एब्जॉर्बेंस होगा। और C आपका कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, जो आप सॉल्यूशन का या फिर कहें सैंपल का कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल या फिर सैंपल सॉल्यूशन, जो भी कहना चाहें, तो C उसकी कंसंट्रेशन है। और L क्या है? L है लेंथ ऑफ क्यूबिट, जो आपकी जितनी भी क्यूबिट में आपकी लेंथ है, कौन सी लेंथ, यहाँ पर आप समझिए कि वो वाली लेंथ नहीं कितनी लंबी है, यहाँ पर हम कितनी लाइट पास हुई, कितनी लेंथ से। आपके अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो क्यूबिट की लेंथ इतनी मानी जाएगी L, मतलब कितनी, एक प्रकार से ब्रेड्थ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं क्यूबिट की। तो L लेंथ में हमारी लाइट पास होगी, तो जो यहाँ पर ये L है वो आपकी ये वाली लेंथ है, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है, ये वाली लेंथ है, ठीक है। अब देखिए ये लॉ कैसे बना, पहले लैम्बर्ट्स का अलग लॉ था, बियर्स का अलग लॉ था, आपके काम का लैम्बर्ट बियर्स लॉ है। ये बना ऐसे कि एब्जॉर्बेंस देखा गया कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रही है, आप ही समझिए कि कंसंट्रेशन मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, आपके सैंपल में मॉलिक्यूल्स हैं। जितने ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, है कि नहीं। हर मॉलिक्यूल को रोटेशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितने ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए रोटेशन के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए, है ना। तो एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के। दूसरे ये देखा गया कि एब्जॉर्बेंस लेंथ ऑफ द क्यूबिट पर भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि आपकी जितने भी इतनी लेंथ में जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे, है ना, तो उसकी कुछ अलग वेवलेंथ, कुछ अलग एनर्जी की लाइट, कुछ मतलब अलग अमाउंट की लाइट एब्जॉर्ब करेगी। और अगर ये वेव आपकी L बढ़ा दिया जाए तो आपकी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। तो मतलब क्या है, ए इन दो चीज़ों पर प्रोपोर्शनल हुआ, ए प्रोपोर्शनल C एंड ए प्रोपोर्शनल L। अब दोनों को कंपाइल करके हमने पाया कि एक लॉ बन गया, और उसी लॉ को हमने लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ कहा। और यहाँ पर एप्सिलॉन ये जो है ये एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन कहलाता है आपका कहलाता है कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसी को हम मोलर एब्जॉर्बिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलर एब्जॉर्बिविटी। इन सब को मैं आगे और डिस्कस करूंगा, अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन पर, इस टॉपिक पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये वाला फार्मूला बिल्कुल तरीके से याद रखना है, और जो भी चीज़ें आपको दी जाएं आप उससे इस फॉर्मूले को लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझाने का एक उद्देश्य और था कि आपको जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें आपको ये समझ में आए कि हाँ, लाइट कुछ पोर्शन सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा और समझिए, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको हमने कैसे डिफ़ाइन करा, उसको भी लैम्बर्ट बियर्स ने डिफ़ाइन करा। उसको डिफ़ाइन ऐसे करा कि लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ ने, कि एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल हो गई CL के, एब्जॉर्बेंस हो गई एप्सिलॉन CL के, और ये और भी प्रोपोर्शनल थी। देखिए, जो भी लाइट ट्रांसमिट होगी दैट इज़ द ट्रांसमिटेंस। ये T क्या है? ट्रांसमिटेंस। कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई, उसको हम लिखते हैं I/I0। I/I0 मतलब I है आपकी कितनी लाइट, आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये क्या है? इंटेंसिटी है लाइट की,
जो ट्रांसमिट हुई, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है, और आई नॉट इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है, इंसिडेंट की इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इसको हम आई बाई आई नॉट को हम ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। और इसमें और एब्जॉर्बेंस में क्या रिलेशन होता है, इसमें और एब्जॉर्बेंस में रिलेशन होता है कि ए इक्वल्स टू माइनस लॉग आई बाई आई नॉट या फिर माइनस लॉग टी। ठीक है, ये रिलेशन आप याद करके रखिए, क्योंकि ट्रांसमिटेंस में भी क्वेश्चन ऐसा देता है कि इतने % लाइट ट्रांसमिट हुई। अब इसके बाद आप एब्जॉर्बेंस निकालो या फिर कंसंट्रेशन निकालो या फिर लेंथ ऑफ क्यूबिट निकालो। तो इन रिलेशंस को आप या मतलब अप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। माइनस लॉग टी इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL रख दीजिए अगर कंसंट्रेशन पूछा है और ट्रांसमिटेंस दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए, आज की इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, और मोस्टली बेसिक्स चीज़ें तो हमने कवर अप कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे कि आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद जो हमें डाटा मिलता है उसको हम कैसे ग्राफ्स में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हमको बैंड मिलता है, कैसे हमको सिग्नल्स मिलते हैं, क्या मिलता है, और कैसे पता लगाते हैं कि सैंपल में क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर। सो आज के लिए अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहाँ पर आपको सॉल्व करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।